दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी 9th क्लास में जो साइंस का चैप्टर है 8th चैप्टर है जिसका टॉपिक है गति अर्थात मोशन। हम सभी लोग गति करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, वो भी गति करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से गति की जाती है। अपना चैप्टर है 8th और जिसका टॉपिक है दोस्तों गति अर्थात मोशन। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती हैं, रक्त का प्रवाह शिराओं और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियां चलती हैं। परमाणु अणु ग्रह तारे और आकाश गंगाएं सभी गतिमान हैं। हम प्रायः ये समझते हैं कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण है? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं? किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है, जबकि दूसरे के लिए स्थिर गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विराम अवस्था में पाता है। ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? बहुत सी गतियां जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान होती हैं। कुछ घूर्णन कर सकती हैं एवं कुछ कंपन कर सकती हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में भी चर्चा करेंगे। किसके बारे में दोस्तों? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति को इंग्लिश में सर्कुलर पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलर पाथ या सर्कुलर वे भी कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप। देखिए, क्रियाकलाप 8.1 में एक लाइन दी गई है। आपकी कक्षा की दीवार विराम अवस्था में है या गति में, चर्चा करें। दोस्तों, अपनी कक्षा क्या ऑफिस लें या ग्राउंड लें या घर लें, रूम लें, कोई भी जो दीवार है वह विराम अवस्था में होगी। किसी भी प्रकार की उसमें कोई गति नहीं होगी। तो ये बात थी क्रियाकलाप 8.1 की। अब इसके बाद देखेंगे क्रियाकलाप 8.2। क्या देखेंगे? 8.2 देखेंगे। देखिए क्या है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में वह विराम अवस्था में है? इस बिंदु पर चर्चा करें और विचारों का आदान प्रदान करें। अब देखिए, सोचे एवं तर्क करें। इसको समझना है, पढ़ना है और आपको अपने विवेकानुसार करना है। हम कभी-कभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में घिर जाते हैं, विशेषतः यदि वह गति अनिश्चित व अनियंत्रित हो, जैसे बाढ़ वाली नदी, तूफान या सुनामी में देखा गया। या दूसरी ओर नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती, जैसे पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना तथा उन्हें नियंत्रित करने के विषय में जानना आवश्यक है? अब हम लोग पढ़ेंगे गति का वर्णन। देखिए क्या होता है। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के
सापेक्ष निर्धारित किया। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे सरल रेखी गति। क्या सरल रेखी गति क्या, इसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि सरल रेखी गति क्या होती है। आपको इस शब्द इस टॉपिक से पता चल गया होगा, जो सीधी रेखा में गति करे उसी को सरल रेखी गति कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखी गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखी पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जाता है। चित्र 8.1 अभी आपको दिखाएंगे। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में ए, बी और सी वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। पहले ये सी और बी से गुजरती हैं तथा ए पर पहुंचती हैं। इसके पश्चात ये उसी पथ पर लौटती हैं और बी से गुजरते हुए सी तक पहुंचती हैं। वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी ओ ए प्लस ए सी अर्थात 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर अर्थात 35 किलोमीटर बराबर आएगा 55 किलोमीटर। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकी मान की ही क्या देखिए, जिस चित्र की हम लोग चर्चा कर रहे थे, अंकी मान की ही क्या होती है दोस्तों, हमें आवश्यकता होती है, न कि गति की दिशा की। कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें केवल उनके अंकी मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकी मान उसका परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति O से उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यह दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक के विस्थापन का अंकी मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइए इसको पढ़ते देखिए। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? चित्र 8.1 में दिए गए उदाहरण को लें। दोस्तों अभी आपको हम चित्र 8.1 दिखाते हैं। O से A तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर है। O से A तथा पुनः B तक गति के दौरान तय की गई दूरी 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 85 किलोमीटर, जबकि विस्थापन का परिमाण 35 होगा। इसलिए विस्थापन का जो परिणाम है वह 35 किलोमीटर तय की गई दूरी 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का जो परिमाण है वह शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी जो शून्य नहीं होगी। यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः O तक जाती है तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, अतः विस्थापन शून्य है। यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी ओ ए प्लस ए ओ इक्वल टू 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर इक्वल टू 120 किलोमीटर है। इस प्रकार आइए अब पहले आपको हम चित्र दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। ये देखिए दोस्तों, आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे। ये रहा चित्र 8 किसी सरल रेखी पथ पर गतिमान वस्तुओं की स्थिति। ओ से आप ए देख सकते हैं, ओ से सी देख सकते हैं, ओ से बी। अगर ओ से सी की पूछी जाए 25 किलोमीटर, ओ से बी की दूरी पूछी जाए तो आप कह सकते हैं 35 किलोमीटर, और ओ से ए तक पूछी जाए 60 किलोमीटर डिस्टेंस दी गई है। ये क्या है? किसी सरल रेखी पथ पर गतिमान वस्तुओं की जो स्थितियां हैं वह स्थिति इस चित्र के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दो विभिन्न भौतिक राशियों दूरी एवं विस्थापन कौन कौन सी, देखिए। दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्रियाकलाप।
8.3 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाएं। अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापें। दोनों भौतिक राशियों के मापन में आप क्या अंतर पाते हैं? अब देखेंगे क्रियाकलाप 8.4। क्या देखेंगे? 8.4 स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दोस्तों वाहनों की गति तय करता है। क्या? स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। जो दूरी को प्रदर्शित करे, वाहनों में ऐसा एक यंत्र लगा होता, उसे ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांकों के बीच का अंतर 1850 किलोमीटर है। भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के परिमाण को हमें ज्ञात करना है। कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको आप पढ़ें और स्वयं करने की कोशिश करें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे एक समान गति और असमान गति। क्या देखना है? एक समान गति और असमान गति। जो मतलब एक ही स्पीड में, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले। फिर एक ऐसा भी व्हीकल्स या वाहन हो जो 65 भी चले, 70 भी चले, 55 भी चले, 60 भी चले। ये असमान गति होती है। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले 1 सेकंड में ये 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर तथा चौथे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति। ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। क्या है? ये असमान या डिफरेंट मोशन के एग्जाम्पल हैं। आइए अब हम लोग देखें क्रियाकलाप 8.5। दो वस्तुओं ए तथा बी की गति से संबंधित आंकड़ों को सारणी 8.1 में दिया गया है। ध्यान से देखें और बताएं कि वस्तुओं की गति एक समान है असमान। ये देखो दी गई दोस्तों सारणी 8.1। वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में, वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में। 9:30 बजे 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, फिर 45 पे 20, 19। तो ये क्या है? विभिन्न प्रकार की गतियां दी गई और सभी में कुछ ना कुछ दोस्तों अंतर भी है। अब हम लोग देखें गति दर की मापन। ये देखिए गेंद फेंकने की चाल किलोमीटर प्रति घंटा। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद फेंकी गई, 143, ऐसे 130 तक लगभग गेंद फेंकने का रिकॉर्ड दिया गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टॉपिक में 8.2 में गति की दर का मापन। ठीक है दोस्तों, ये सब चित्र हैं, अब इसमें पढ़ाते भी हैं। देखिए पहले चित्र वो एक था, अर्थात 8.2 का कौन सा था? ए नंबर था, ये जिसमें क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग। और बी में आपको हम दिखाते हैं, बी ये रहा। बी में देखिए जी एक वाहन चल रहा है। क्या? रोड पर एक वाहन चल रहा है। चित्र 8.2 में दी गई स्थिति को देखिए। चित्र 8.2 ए में, ए में मतलब वही क्रिकेट वाली बात है, गेंद की स्थिति दी गई 143 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका क्या अर्थ है? चित्र 8.2 में 8.2 के बी में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं? अर्थात वह प्रदर्शित कर रहा कि स्पीड कितनी होनी चाहिए। ये देखो निर्धारित चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ज़्यादा अगर आप चलेंगे तो हो सकता है आपका फाइन कट जाए, अर्थात चालान हो जाए। तो यह प्रदर्शित कर रहा है किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। इनमें देखिए क्या है, इनमें से कुछ तेज चलती हैं तो कुछ धीमे। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती, अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती। इस राशि को चाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है।
चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। या मीटर प्रति सेकेंड जैसा कि चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? चलिए इसको हम अंडरलाइन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका मात्रक है? मीटर प्रति सेकेंड का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चाल का अन्मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड भी होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड भी, और किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। ठीक है दोस्तों, वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होंगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, औसत चाल, अब इसके अलावा तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अवधि, अर्थात कितना समय लगा। यदि एक वस्तु t समय से, देखिए समय को हम t से प्रदर्शित करते हैं, दूरी को किससे? t समय में s दूरी तय करती है, तो इसकी चाल क्या होगी? देखिए, तो v बराबर s अपॉन टी। क्या हो जाएगा? v बराबर, v मतलब हो जाएगा वेलोसिटी, और s मतलब कुल दूरी हो गई, और t मतलब समय, अर्थात टाइम हो गया। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझें। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती, इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय यह इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चाल से चली होगी। ठीक है, अब हम लोग उदाहरण देखेंगे 8.1। देखिए क्या दिया गया है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? देखिए, दिखाते हैं आपको। देखिए, वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी 16 मीटर इक्वल टू 32 मीटर आ जाएगा। अब बात आती है कुल समय कितना लिया गया। तो एक जगह 4 सेकंड था, दूसरी जगह 2 सेकंड था, टोटल 6 सेकंड हो जाएगा। अब फार्मूला क्या होता है अपना? ये रहा दोस्तों फार्मूला। तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया समय, तो 32/6 कर दोगे तो 5.33 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इसलिए जो वस्तु की औसत चाल आएगी वह 5.33 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। अपना नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए टॉपिक क्या है? दिशा के साथ चलना। दिशा के साथ चलना। देखिए क्या है? किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त करें। जैसे दोस्तों आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप साइकिलिंग करते थे तो हवा के विपरीत दिशा में चलना कठिन होता, बट हवा जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में साइकिल चलाना आसान हो जाता है। तो देखिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दोस्तों वेग कहा जाता है। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। देखिए औसत वेग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख लें। औसत वेग प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। इसे किससे प्रदर्शित करते? वी ए वी से, अर्थात ए वी जो नीचे दिया गया है ए वी वह एवरेज प्रदर्शित करा यू अपॉन वी। यू प्रारंभिक वेग को, वी और अंतिम वेग को प्रदर्शित कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। जहां वी ए वी औसत वेग और यू प्रारंभिक वेग तथा वी वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड इसको प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है। अब हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 8.6। क्या देखेंगे?
8.6 देखेंगे। अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। यदि आप मान लें कि आपके पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी आकलन कीजिए। अब देखें क्रियाकलाप कितनी, 8.7। जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली की चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की ध्वनि आप तक पहुंचती है। क्या आप बता सकेंगे कि ऐसा क्यों होता है? इसके बीच के समय अंतराल को एक डिजिटल कलाई घड़ी या स्टॉप घड़ी से मापें। बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए। जबकि वायु में जो ध्वनि की चाल होती है, किसमें, वायु में जो ध्वनि की चाल होती है दोस्तों, वह होती है 346 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है वायु में ध्वनि की चाल? 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको आप पढ़ें और समझने की कोशिश करें। देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल? 8.2 है। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्यों करता है देखते हैं। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। बिल्कुल दोस्तों, देखिए कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 2400 किलोमीटर, और प्रदर्शित कितनी थी, 2000 किलोमीटर। तो अंतर कितना आएगा, 400 किलोमीटर। और लगा समय कितना, 8 घंटे है। तो औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है, एस वी अपॉन एस अपॉन टी। तो 400/8 हो जाएगा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब इसी को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें क्या करना है, 1000 मीटर बटे 1 किलोमीटर करना होगा, गुणा 1 घंटे बटे 3600 सेकेंड करना होगा। तो हमारा आंसर आएगा 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात 1 सेकंड में जो वाहन जाएगा 13.9 मीटर जाएगा। कार की औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और 13.9 मीटर प्रति सेकंड या सेकंड में प्रदर्शित होगा। अब लोग एग्जाम्पल देखेंगे 8.3। क्या दिया गया, इसको पहले पढ़ते हैं। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखी पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात कीजिए। देखिए हल इसका देखते, उषा द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी 180 मीटर है और इसका 1 मिनट में विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 मीटर। औसत चाल बराबर फार्मूला तय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो 180/1 मिनट हो जाएगा और क्या आ जाएगा, गुणा 1 मिनट बटे 60 सेकंड करेंगे तो 3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। औसत वेग की बात करें तो विस्थापन बटे लिया गया कुल समय होता है। ठीक है दोस्तों, जब इस तरीके से करें 0/60 करें तो 0 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अतः जो ऊषा की चाल है वह 3 मीटर प्रति सेकंड है और औसत वेग है 0 मीटर प्रति सेकंड। अब देखेंगे वेग में परिवर्तन की दर। क्या देखेंगे, वेग में परिवर्तन की दर। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखी गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान, क्या बोलेंगे, असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न वस्तुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। क्या है? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई दोस्तों, समझिए। त्वरण, त्वरण बराबर होता वेग में परिवर्तन बटे क्या, लिया गया समय। ये चीज होती है। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा। देखिए a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो मैंने आपको बताया a बराबर v माइनस यू अपॉन टी।
इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरित गति इसको दोस्तों कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, तथा यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जैसा कि मीटर प्रति सेकंड -2 पावर इसकी है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक समान त्वरण इसे कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का एग्जाम्पल है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यद्यपि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कार सीधी सड़क पर चलती हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। कैसे असमान गति के साथ? अब हम लोग एक्टिविटी अर्थात क्रियाकलाप 8.8 देखेंगे। क्या देखेंगे? 8.8 देखेंगे। आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते होंगे, जिनमें प्रमुख है, देखिए फर्स्ट नंबर, गति की दिशा में त्वरण। त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध है। एक समान त्वरण तथा असमान त्वरण। क्या आप ऊपर दी प्रत्येक प्रकार की गति के लिए एक एक उदाहरण दे सकते हैं? अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 8.4। क्या देखेंगे? 8.4, विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। देखिए, पहली स्थिति प्रारंभिक वेग u बराबर क्या? 0। अंतिम वेग v बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना दिया गया? t अर्थात 30 सेकंड। और समीकरण क्या है? 8.3 से। तो a बराबर v माइनस यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a बराबर v माइनस यू अपॉन टी इसका फार्मूला हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए, u, v और t में जो मान दिया गया वो ऐसे सेट करते हैं। a बराबर क्या, कैसे सेट करेंगे? तो 6 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या a बराबर, फिर से देखिए, a बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड माइनस 0 मीटर प्रति सेकंड बटे 30 सेकंड। तो आंसर जो आएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। दूसरी अवस्था देखो, प्रारंभिक वेग क्या है? u बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग है v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। समय 5 सेकंड दिया गया। सेम वैल्यू पुट करें तो 0.4 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में 0.2 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी स्थिति में 0.04 मीटर प्रति सेकंड है। अब हम लोग देखेंगे बहुत अहम टॉपिक, जो कि है गति का ग्राफी प्रदर्शन। क्या है? गति का ग्राफी प्रदर्शन हम लोग देखेंगे। देखिए, कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी। क्या है दोस्तों? मूल जानकारी। इसको हटा दें पहले। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसके द्वारा? ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जाती है। उदाहरण के लिए, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आपने गणित में पढ़ा है। किसमें पढ़ा है दोस्तों? आपने गणित में पढ़ा है कि सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग का दूसरी राशि, जैसे समय पर। अब देखेंगे दूरी समय ग्राफ। क्या देखेंगे? दूरी समय ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष और दूरी को y अक्ष द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही हो, विराम अवस्था में इत्यादि। अब आपको फटाफट हम ग्राफ दिखाते हैं। देखिए, इस पर पहले टिक मार दें। चित्र है 8.3। एक समान चाल से गतिमान वस्तु, किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ।
बिल्कुल दोस्तों, ये देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, ये रहा। ठीक है, ये रही दूरी जो कि किलोमीटर में प्रदर्शित की गई है। और दोस्तों, ये रहा आपका टाइम जो कि मिनट में प्रदर्शित किया गया। इस ग्राफ को आप देखिए छोटा कर दिए और देखें और समझ लें। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती तब इसकी चाल एक समान होती, अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है, जैसा कि चित्र 8.3 में आपने अभी दोस्तों देखा भी है। बिल्कुल आगे देखिए, ग्राफ का ओबी भाग यह दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही। यदि आप वाई अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान स्थान पर एक समान वेग पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए चित्र 8.3 में दिए गए दूरी समय ग्राफ के भाग ए बी को लें। बिंदु ए से वाई अक्ष के समय अंतराल समांतर एक रेखा तथा बिंदु बी से वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींचे। ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर एक त्रिभुज एबीसी बनाती हैं। अब ग्राफ पर एसी समय अंतराल अर्थात T2 माइनस T1 को बताता है, जबकि BC दूरी S2 माइनस S1 को बताता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु ए से बी बिंदु तक जाने में T2 माइनस T1 समय में S2 माइनस S1 दूरी तय करती है। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। V इक्वल टू क्या होता है, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। सारणी 8.2 एक कार के द्वारा 2 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरियों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, पहले आप फिर से एक बार चार्ट इसको देखो, ग्राफ को देखो, ये रहा दोस्तों ग्राफ। अब ओ ए ओ सी जहाँ जो कुछ दिया गया इसको आप मिला सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, तय की गई दूरी दी गई है, समय 2 सेकंड में कितनी जा रही है, 12 में कितनी जा रही, इसको पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए एक और ग्राफ है, पहले टिक मार दें इस पर। 8.4 है चित्र। असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ, ये देखिए किस तरीके से दिया गया, इसको आप देख सकते और छोटा कर दिया। इसको देखें और आप लोग समझें। कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ चित्र 8.4 में दर्शाया गया है। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति चित्र 8.3 में दिए गए ग्राफ से क्या है, भिन्न है। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। इस प्रकार चित्र 8.4 में दिखाया गया ग्राफ असमान चाल को व्यक्त करता है। अब देखेंगे वेग समय ग्राफ। क्या देखेंगे, वेग समय ग्राफ। ये देखिए दोस्तों, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा देखो 8.5 है। एक समान चाल से क्या है, एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ देख पा रहे हो। समय देखिए, मतलब 40 किलोमीटर की स्पीड से वह चले जा रही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। चाहे T1 हो, चाहे T2 हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, सभी में उसकी स्पीड क्या है, एकदम कांस्टेंट है, अर्थात फिक्स्ड है, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं हो रहा। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष पर और वेग को वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चित्र 8.5, यदि ये एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी। चित्र 8.5 में एक कार जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से गति कर रही है कि वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है। हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। चित्र 8.5 से T1 और T2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए समय T1 व T2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचे। 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग की ऊंचाई AC या BD और समय T2 माइनस T1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया गया है।
इसलिए समय t2 माइनस t1 में कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक चतुर्भुज बन रहा है। फिर से आपको हम दिखा देते, ये देखिए, ये रहा दोस्तों। ठीक है, इसको आप देखें और समझने की कोशिश भी करें। ठीक है दोस्तों, आराम से इसको देखें और समझें ये क्या चीज है। ठीक है, देखिए ये कैसा है, एक चतुर्भुज ए बी डी सी का क्षेत्रफल जैसा कि मैंने दिखाया, और वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समयों पर मीटर प्रति सेकंड व किलोमीटर प्रति घंटे में सारणी 8.3 में प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए प्रदर्शित किया गया, इसको आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ चित्र 8.6 में प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ की प्रकृति ये बताती है कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा होता है। देखिए, आपको हम डायरेक्ट दिखाते हैं। चित्र 8.5 एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार वेग का समय ग्राफ, ये देख पा रहे होंगे आप। इसको देखें आराम से, समझे दोस्तों। और वेग दिया गया है और ये दोस्तों टाइम दिया गया है। आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। यद्यपि यदि एक कार एक समान वेग से गति करे तो ग्राफ 8.6 में भी दिखाएंगे, दर्शाए गए क्षेत्र ABCD द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा। चूंकि कार के वेग का परिमाण क्या है, त्वरण है, ठीक है, के कारण परिवर्तित हो रहा, अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी s वेग समय ग्राफ में प्रदर्शित ABCD द्वारा व्यक्त की जाएगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसको आपको देखना, स्वयं सॉल्व करना है। असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। चित्र 8.7 ए में वेग समय ग्राफ को दर्शाता है, जो कि एक वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है, ठीक है, जिसका वेग समय के साथ घटता है। जबकि चित्र 8.7 बी में किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। ये रहा तो देखिए 8.7 आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रहा असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु के वेग समय ग्राफ, ठीक, बी, और ये ए नंबर रहा। देखिए किस तरीके से दिया गया है दोस्तों। अब देखें क्रियाकलाप 8.9 क्या दिया गया है। एक ट्रेन के 3 विभिन्न स्टेशनों ए बी सी पर आगमन और प्रस्थान करने के समय में स्टेशन ए से स्टेशन बी व सी की दूरी सारणी 8.4 में दी गई है। और ये रही सारणी, इसको आप लोग देखें और समझें किस तरीके से दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं और अंतर समझ सकते हैं। मान लें कि किन्हीं दो स्टेशनों के बीच ट्रेन की गति एक समान है, तो इस आधार पर वेग समय ग्राफ खींचे तथा इसकी व्याख्या करें। आइए अब क्रियाकलाप देखेंगे 8.4 क्या है। फिरोज और उसकी बहन सानिया अपनी साइकिलों से स्कूल जाते हैं। वे दोनों घर से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं एवं एक ही मार्ग से जाते हैं, फिर भी अलग अलग समय पर स्कूल पहुंचते। सारणी 8.5 उन दोनों के द्वारा अलग अलग समय में तय की गई दूरी को दर्शाती है। उन दोनों की गति के लिए एक ही पैमाने पर दूरी समय ग्राफ खींचे। बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों, ये रही, इसको समझे कैसे क्या क्या अंतर है उनकी चालों में। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको समझें और आगे करने की कोशिश करें। अब देखेंगे हम लोग ग्राफी विधि से गति के समीकरण। क्या ग्राफी विधि से गति के समीकरण। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। सुविधा के लिए इस प्रकार के 3 समीकरणों का एक समुच्चय निम्नलिखित है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या है, देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये रहा।
2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 समीकरण है, इनको आप लोग याद रखें। जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है। v अंतिम वेग तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है। समीकरण 8.5 जैसा कि 8.5 में वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करती है तथा समीकरण 8.6 जैसा कि ऊपर दिया गया समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है। समीकरण 8.7 जो कि वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है, जिसे समीकरण 8.5 एवं 8.6 से टी को विलुप्त कर प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों समीकरणों को ग्राफी विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है। अब देखेंगे वेग समय संबंध के लिए समीकरण। किसके लिए? वेग समय संबंध के लिए समीकरण। कोई वस्तु जो कि एक समान त्वरण के साथ चलती है उसके वेग समय ग्राफ को ले, जैसा कि चित्र 8.8 में प्रदर्शित किया गया। चित्र 8.6 के समकक्ष, किंतु अब u इक्वल टू 0 इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है बिंदु a पर और यह t समय में बढ़कर v बिंदु पर हो जाता है। वेग एक समान दर एक के साथ परिवर्तित होता। चित्र 8.8 में बिंदु B से दो लंब BC एवं BE क्रमशः समय तथा वेग अक्षों पर खींचे गए। प्रारंभिक वेग OA के द्वारा अंतिम वेग BC के द्वारा समय अंतराल TOC के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। BD इक्वल टू BC माइनस CD समय अंतराल T में वेग में परिवर्तन को दर्शाता। अब OC के समांतर AD रेखा खींचे। ग्राफ से हम पाते क्या है? देखिए, ये आप पहले ग्राफ देखो दोस्तों। ग्राफ देखना बहुत जरूरी है ना, आप लोग समझोगे कैसे? ठीक है। 8.8 गति के समीकरणों को प्राप्त करने के लिए वेग ग्राफ दिया गया है। देखिए, इसको आप ऐसे समझ लें। ठीक है दोस्तों, इसको समझें और आगे करें और इसको भी समझें ये क्या रिएक्शन और समीकरण दिया गया है दोस्तों। ठीक है, किस तरीके से देखिए a बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय दोस्तों दर्शाया गया है। तो v बराबर यू प्लस ए टी निकल कर आया। क्या निकल कर आया? ये निकल कर दोस्तों आया। अब पढ़ेंगे समय स्थिति संबंध के लिए। क्या पढ़ेंगे? समय स्थिति के लिए संबंध के लिए समीकरण। मान लें कि वस्तु ने एक समान त्वरण ए से टी में s दूरी तय की। चित्र 8.8 में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ ए बी के नीचे गृह क्षेत्र ओ ए बी सी द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आइए दोस्तों फिर से इसको देखते हैं। किसको? समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। मान लें कि वस्तु ने एक समान त्वरण a से t समय में s दूरी तय की। चित्र 8.8 में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ AB के नीचे गृह क्षेत्र O ABC द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s निम्न प्रकार होती है। देखिए किस तरीके से सॉल्व किया गया है और हमें प्राप्त क्या हुआ है? ये प्राप्त हुआ s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ है। अब देखेंगे वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। किसके लिए? वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। चित्र 8.8 में प्रदर्शित वेग समय ग्राफ से वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण a से t समय में तय की गई दूरी s को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज OABC द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया गया, अर्थात s इक्वल टू समलंब OABC। ये देखिए किस तरीके से सॉल्व किया गया है। अभी देखिए इसमें कौन सा सूत्र निकल कर आता है। ये देखिए निकल कर आया 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या आया? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर निकल कर आया। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 8.5। क्या? 8.5। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का। देखिए दोस्तों फिर से 8.5। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था में चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान परिकलन कीजिए त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। बिल्कुल दोस्तों, देखिए क्या दिया गया है? u इक्वल टू 0, v 72 किलोमीटर है और 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में तो 20 आ जाएगा इतना।
ठीक, आज टी इक्वल टू 50 मिनट, 5 मिनट सॉरी, तो 300 सेकंड्स इसमें आ जाएंगे। देखिए, और समीकरण दिया गया है जैसा कि सॉल्व हमें करना है। ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। क्या है? ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी दोस्तों दिया गया है। अब इसको दोस्तों खुद ही सॉल्व हम लोगों को कर लेना है। ये देखिए दिया गया है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 1/15 मीटर प्रति सेकंड आएगा। फिर समीकरण हम 8.7 में जाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो लास्ट में जो आएगा, रेलगाड़ी का त्वरण 1/15 मीटर प्रति सेकंड तथा तय की गई दूरी 3 किलोमीटर आ जाएगी। देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया, आपको खुद समझना है। अब उदाहरण 8.6 देखिए, टिक मार देते हैं। कोई कार एक समान रूप से त्वरित है, 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति प्राप्त करती। ज्ञात करें कि त्वरण उतनी समय कार के द्वारा तय की गई दूरी। ये देखिए, इसको दोस्तों खुद ही आप सॉल्व करें। टाइम 5 सेकंड आ जाएगा, ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर इसमें लगाना है दोस्तों, ठीक है। फिर 37.5 मीटर आ जाएगा। कार का त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड नहीं, -2 पावर आ जाएगी तथा तय की गई दूरी 37.5 मीटर आ जाएगी। अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 8.7, ठीक है। इसमें क्या, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय तय की गई दूरी की गणना करें। ये देखिए दोस्तों दिया गया सॉल्यूशन, इसको आप लोग सॉल्व कर लें और समझ लें, ठीक है। इसको आप देखें और समझने की कोशिश करें। कुछ क्वेश्चन भी दिए गए, इनको खुद ही आपको करना है और दोस्तों समझना है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक समान वृत्ति गति। क्या पढ़ेंगे? एक समान वृत्ति वृत्ति गति पढ़ेंगे। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती? किसी बंद पथ मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण लें। चित्र 8.9 ए में किसी एथलीट या धावक को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे भागों AB, BC, CD और DA पर एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है। एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी? ये स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसे 4 बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल दोस्तों, ये देखो कुछ चित्र दिए गए हैं 8.9 में, इसको समझो, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल समझो, एक आयताकार पथ दिया गया है। ये दोस्तों आयताकार पथ रहा, ठीक, 4 बार। इसके जस्ट बाद ये देखिए षटकोणी दिया गया है, 6 कोने वाला। इसका ये देखिए अष्टकोणी दिया गया, 8 कोने वाला। सी नंबर डी वृत्ति पथ दिया गया है। अब मान लें कि एथलीट आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणी पथ ABCDF के अनुदिश दौड़ रहा है, जैसा कि चित्र 8.9 में दिया गया है। फिर वो सभी प्रकार के कोनों में वह दौड़ेगा। फिर देखेंगे क्या अंतर आता है दोस्तों, क्या अंतर आएगा। और देखिए इसका क्या निकलेगा, u बराबर 2πr/t निकलेगा। क्या निकलेगा? ये दोस्तों निकल कर आ जाएगा। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती तब उसकी गति को एक समान वृत्ति गति कहा जाता है। चित्र कह रहे हैं क्रियाकलाप 8.11। देखिए क्या दिया गया है। एक धागे का टुकड़ा ले और उसके एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांध दे। धागे के दूसरे छोर को पकड़कर पत्थर को वृत्तीय पथ पर नियत चाल से घुमाए, जैसा कि चित्र 8.10 में देखिए। ये देखिए एक लड़का कलाकारी कर रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक, पत्थर नियत परिमाण के वेग से परिपथ को निर्दिष्ट करता है। अब पत्थर से धागे को छोड़ दें। क्या आप बता सकते हैं कि धागा छोड़ने के बाद पत्थर किस दिशा में जाएगा? इस क्रिया को बार बार दोहराएं और वृत्तीय पथ के अलग अलग जगहों से पत्थर को छोड़ें और देखें कि पथ की गति करने की दिशा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ की स्पर्श रेखी सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वह गति कर रहा है।
इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है। जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्र, जिसको डिस्कस बोलते हो, गोला भी बोलते हो, ठीक है, या गोले को फेंकता है तो वह उसे क्या करता है, घुमा कर फेंकता है, अपने हाथ में पकड़ता है तथा अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ते समय गति कर रहा था। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित है। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिर परिचित उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमा एक एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोगों ने क्या सीखा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह कहें कि यह सेंट्रल आइडिया भी इसको आप लोग कह सकते हैं चैप्टर का। देखिए, स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति के समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरणों के माध्यम से की जा सकती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तीनों समीकरण, ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीनों आप देख पा रहे हो। जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से गति करती, इसका अंतिम वेग v है, और t समय में तय की गई दूरी s है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? समान गति कहा जाता है। दोस्तों, यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह चैप्टर आपको पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है पीएचटी, टीएचटी, सुपर टेट, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस के लिए और नवोदयस के लिए, यूपी बोर्ड्स के लिए, केवी के लिए, जितने स्टूडेंट हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर सीसेट के लिए। दोस्तों, उम्मीद है ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एनसीईआरटी कंटिन्यू चैप्टर्स आपको मिलते रहेंगे। आपको इस चैप्टर को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।